markets have been hit particularly hard since the collapse of Silicon Valley Bank. इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीस के अंदर होगा। इन 2023 आरबीआई ने 16 से ज़्यादा कंट्रीज को आरएस के अंदर ट्रेड करने के लिए अलाउ किया है, जिससे हमारी यूएस के ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो। बट सिर्फ इंडिया ऐसा अकेला देश नहीं है, ऐसे बहुत कंट्रीज है जैसे ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दे आर ट्राइंग टू ट्रेड इन ब्रिक्स करेंसी। साथ ही जर्मनी एंड फ्रांस यूरो के अंदर ट्रेड करने के सोच रहे हैं। तो यार थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड समझते हैं। तो आज आपको पेट्रोल लेना है तो आप नोट देते हो और पेट्रोल ले लेते हो, क्योंकि आप दोनों इंडिया के अंदर हो और बोथ आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपी। बट इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनली इंडिया का रुपीज, यूएस का डॉलर, रशिया का रबल और ऐसी अदर कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज होती है। तो इस सब के लिए हिस्ट्री में एक डिसीजन लिया गया था कि यूएस का जो डॉलर है उसे एक ग्लोबली करेंसी एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर इंटरनेशनली कुछ भी ट्रेड करना हो तो सब जगह पर डॉलर का ही यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर यूएस डॉलर ही क्यों? तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, द रीजन बिहाइंड यूएस डॉलर राइज। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि डॉलर का राइज सऊदी अरेबिया की ऑयल डीलिंग के बाद हुआ था। यानी अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सऊदी को ऑयल सेल करना होगा तो बदले में उन्हें सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट करना होगा, ये उन्होंने डील की। बट एक्चुअल राइज ऑफ डॉलर स्टार्ट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1। 1870 के दशक में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रेडिंग। तो गोल्ड स्टैंडर्ड यानी आपने बहुत सारा गोल्ड स्टोर करके रखा है और उसके बदले पेपर को ट्रेड कर रहे हो, जैसे 100 गोल्ड कॉइन्स के लिए एक नोट, एंड पीपल कैन चेंज दैट पेपर विद रियल गोल्ड। तो इस तरह से यूके काफी पावरफुल बन चुका था। बट 1930 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर में काफी एक्सपेंस बढ़ गया। देन दे सोल्ड देयर गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए आपके पास बहुत सारा गोल्ड होना चाहिए, बट यूके के पास उतना गोल्ड नहीं था। तो यूजुअली यूके इस गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ गया, और इस रीजन से बाकी की कंट्रीज भी गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ रही थी, और इसका डायरेक्टली फायदा यूएस को होने वाला था। एज पर हिस्ट्री यूएस इन 1970 तक वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। उनका बस इतना काम था कि बाकी कंट्रीज को वेपन सेल करना। अगस्त 1940 से मार्च 1917 तक, यानी सिर्फ 3 इयर्स में यूएस ने 2.2 बिलियन के वॉर वेपन्स प्रोवाइड किए यूरोप और बाकी कंट्रीज को। इन जस्ट 1960 यूएस सोल्ड $1 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स टू यूरोप। जस्ट एक साल के अंदर 1 बिलियन। तो 1920 के अंदर दुनिया भर में जो भी आर्म्स सेल हो रहे थे उनमें से 52% आर्म्स सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स सेल कर रहा था। तो बाकी कंट्रीज वॉर में बिजी थी और यूएस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। और ये सिर्फ यहाँ नहीं रुके, इन्होंने यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज को लोन भी दिए। कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। फर्स्ट, यूएस हैड ह्यूज मनी। सेकेंड, यूके एंड फ्रांस टेकन ह्यूज लोन फ्रॉम यूएस। तो यूएस ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए। एज यू कैन सी, सडन स्पाइक इन गोल्ड रिजर्व इन वर्ल्ड वॉज यूएस। एक तरफ बाकी कंट्रीज लोन ले रही थी और एक तरफ यूएस उनका जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड है वो बढ़ा रहा था, उनकी जो भी गोल्ड की कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा था। तो ऐसे करके यूएस काफ़ी पावरफुल बन गया और वर्ल्ड ने इसे एक पावरफुल नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया, और बाकी कंट्रीज ने सोचा कि जो भी यूएस की करेंसी है वो काफ़ी पावरफुल है। तो यूके ये बात समझ गया और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड में वापस आ गया। सब ठीक चल रहा था, तभी 1929 में आ गया ग्रेट डिप्रेशन। तो उस टाइम यूएस, यूके, जर्मन जैसी बड़ी इकोनॉमीज बहुत तेज़ी से इफेक्ट होने लगी। तो कैच ओवर हियर इज यूके एंड फ्रांस ने ले रखा था लोन, जो कि डिप्रेशन के पहले अच्छा चल रहा था। बट डिप्रेशन के बाद दिक्कतें शुरू हुई। दिक्कत ये थी कि जर्मन हार चुकी थी और यूके एंड फ्रांस उससे बहुत सारा पैसा ले रहे थे, और उस पैसे को लोन को रीपे करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। लेकिन डिप्रेशन की वजह से जर्मनी प्रॉब्लम में आ गई। उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स बढ़ गई और जर्मनी डिक्लेयर्ड दे कांट गिव मनी, क्योंकि इकोनॉमी नहीं चल रही थी।
and Germany took shocking decision. They freeze their other countries' assets such as bank companies. तो यार जर्मनी के अंदर जो भी उनके एसेट्स थे, यानी अदर कंट्रीज़ के जो भी एसेट्स थे, अदर कंट्रीज़ की जो भी बैंक्स थी, जो भी कंपनीज थी, उन सबको इन्होंने फ्रीज कर दिया था। अब इसका प्रॉब्लम हुआ यूके को, क्योंकि उनके बैंक्स का काफ़ी पैसा जर्मनी के अंदर था और वो निकाल नहीं पा रहे थे, और डिप्रेशन की वेव शिफ्टेड फ्रॉम जर्मनी टू यूके, और इतनी बड़ी बात दुनिया से छुप नहीं सकती। तो उन्होंने पाउंड यानी यूके की जो करेंसी है उसको गोल्ड के साथ कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इनके पास बैकिंग नहीं थी, तो ये फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर हुए। तो इससे बाकी कंट्रीज, अदर कंट्रीज की जो भी करेंसी वो अपने पास रखने लगी। इसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। और इंडिया के पास जो रिजर्व है वो है यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो कंट्रीज डिप्रेशन से बाहर आती नहीं तब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। यूके तो बाहर था, तो बाकी कंट्रीज ने जो भी भरोसा था वो उठ गया था। आखिर किसका फॉरेक्स रिजर्व रखे? तो सब ने एक मीटिंग बुलाई एंड बैट्रेन वुड्स एग्रीमेंट। तो उस मीटिंग को कहते हैं बैट्रेन वुड्स एग्रीमेंट। इसका पर्पज़ यही था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी स्मूथ हो, और बाकी की सारी कंट्रीज ने मिलकर यूएस को सेलेक्ट किया। द रीज़न इज बाकी वॉर में कंगाल हो चुकी थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रखा था, और यूएस उस टाइम पर यूएस को कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। यूएस वाज किंग एट दैट टाइम। एंड सेकेंड रीज़न, दे हैड ह्यूज गोल्ड बैकिंग फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड। और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू थे, जैसे जो यूएस है वो अपनी गोल्ड बैकिंग की जितनी है उतने ही डॉलर छापेगी, यानी यूएस के पास जितना गोल्ड है उतने वर्थ के ही नोट्स ये छाप सकते हैं। ये एक टर्म्स इन्होंने साइन की थी। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ सारी चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि तब हुआ 1950 में कोरियन वॉर। इस साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में हुआ। 1950 में यूएस ने वॉर के अंदर एंट्री ली। इसके लिए यूएस को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने सोचा डॉलर तो अपना है, और इन्होंने डॉलर छापना शुरू कर दिया। लेकिन यह दुनिया है, सबको ये चीज़ पता चल गई। सबने यूएस के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। सेठ भाई तू ये गलत कर रहा है। जोक्स अपार्ट, 1971 में रिचर्ड पेटरसन, जो कि उस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो डॉलर है वो गोल्ड से बैक नहीं हो, यानी अब जो भी यूएस की जो डॉलर है उसे गोल्ड की बैकिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये उनका काफ़ी गलत डिसीजन था। तो बाकी बेचारी कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस वॉज गॉड फादर एट द टाइम, क्योंकि यूएस की कंपटीशन में भी कोई नहीं था। गॉड फादर मीन्स नो कंपटीशन, जैसे गूगल है सेम। तो दूसरी करेंसीज का ऑप्शन नहीं था, और गॉड फादर वॉज रूलिंग द इंटायर वर्ल्ड। इसी बीच 1974 में यूएस ने सऊदी के साथ एक डील साइन की, जो कि डॉलर के पावर को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो ये ट्रेड था यूएस सऊदी का। एग्रीकल्चर, लेबर एंड साइंटिफिक रिसर्च असिस्टेंस यूएस सऊदी को देगी, और बदले में जो सऊदी होगी वो ऑयल सेल करते टाइम सिर्फ डॉलर का यूज़ करेगी, या सिर्फ डॉलर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट बूमिंग पर था, और यूएस इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानता था, क्योंकि ऑयल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी, और यहाँ से यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ा। दिस वॉज द राइज ऑफ यूएस डॉलर। तो डाउनफॉल समझते हैं। डॉलर का डोमिनेंस कम करने की इसके पहले भी काफ़ी बार कोशिश की गई, लेकिन सब जगह पर ये फेल थे। बट अब यूएस की हालत काफ़ी ख़राब है। यूएस हैड $31 ट्रिलियन डेट। उनकी बैंक्स भी लगातार फेल हो रही है। Major development in the banking world, the FBI और in past they took many decisions which other countries didn't like. और अगर उन्हें कोई कंट्रीज पसंद नहीं आती तो उसे सैंक्शन कर देते, और बाकी कंट्रीज को भी कहते थे कि उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। जब उन्होंने इराक को सैंक्शन किया था तब इंडिया को भी वार्न किया था, बट जब लिमिट क्रॉस होने लगी तब हमने भी सुनना बंद कर दिया। ऐसे करके उन्होंने 2014 में रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाला, जो
entities operating in the arms and officials. कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। तो उस टाइम पुतिन साहब प्रेसिडेंट और उन्होंने खुद का नेटवर्क क्रिएट किया और आज मोर देन 400 ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स आर पार्टनर विद देम और ऐसे ही बाकी की कंट्रीज ने भी करना शुरू कर दिया ताकि यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और इन 2022 लोगों का डॉलर के ऊपर जो भी डाउट था वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया जब उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डॉलर्स प्रिंट करना शुरू किया। और इतनी सारी रीज़न की वजह से यूएस की हालत काफ़ी ख़राब है।